क्या आप जानते हैं कि अपना बर्थ चार्ट आप खुद भी पढ़ सकते हैं? ये स्क्रीन में इस टाइम जो आपको दिख रहा है, इसी को बर्थ चार्ट कहते हैं। अभी ये ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं लिखा। आज के वीडियो में आपको पता चलेगा कि अपने बर्थ चार्ट को पढ़ना कितना आसान है। बर्थ चार्ट को कुंडली भी कहा जाता है, जन्म पत्रिका भी कहा जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। और ये चार्ट कुछ इस तरह से दिखता है। अगर आप लोगों ने कभी अपनी कुंडली बनवाई होगी तो ये आपके पास ऑलरेडी होगा। अगर नहीं तो बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, फ्री एप्स अवेलेबल हैं। गूगल पे आप जाकर अपनी बर्थ डिटेल्स डालिए, जिसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये 3 चीजें चाहिए होंगी। वो आप एंटर करेंगे और ये बर्थ चार्ट आपके सामने आ जाएगा। इस बर्थ चार्ट को लग्न कुंडली भी कहा जाता है। अब मैं आपको इसके कुछ बेसिक समझाती हूं। जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये बर्थ चार्ट 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये जो 12 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, मैं इनको 1 to 12 नंबर करूंगी आपके सामने। सबसे पहला पार्ट होता है ये, जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं या पहला भाव कहते हैं। ये कुंडली का फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट पार्ट है, पहला भाव है। कभी भी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस होता है, उससे हम एंटी क्लॉकवाइज सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस आगे शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, टोटल 12 हाउसेस होते हैं एक चार्ट में। फर्स्ट हाउस आपको दिख रहा है। ये फर्स्ट हाउस जो है, चाहे वो आपकी कुंडली हो, मेरी कुंडली हो, आपकी फैमिली मेंबर की हो, मेरे फैमिली मेंबर की हो, मेरे नेबर की हो, आपके नेबर की हो, ये फिक्स्ड है। हाउसेस कभी चेंज नहीं होते, दे आर कॉन्स्टेंट। आपका घर जहां आप रहते हो, वो एक फिक्स्ड हाउस है, इट डजंट मूव अवे फ्रॉम देयर। ऐसे ही जहां मैं बैठी हूं, दिस इज अ फिक्स्ड प्लेस, ये हाउस है, इट डजंट मूव अवे। तो ऐसे ही जो हमारे कुंडली के हाउसेस हैं, दे डोंट मूव, ये वहीं रहते हैं। और ये हर एक की कुंडली में फर्स्ट हाउस यही होगा और यही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आगे के टॉपिक्स में आपको इजीली समझने में हेल्प करेगा। फर्स्ट हाउस से हम जब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आता है आपका सेकेंड हाउस। फिर आगे हम लिखते जाएंगे, ये आपका थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th and 12th. तो starting from first, we move anti-clockwise and we reach house number 12 here. तो आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि आपकी जो जन्म कुंडली है, उसमें 12 भाग हैं, 12 पार्ट्स हैं, जिनको 12 हाउसेस कहा जाता है, 12 भाव कहा जाता है। और ये हाउसेस अब क्यों इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको समझने के लिए पहले एक बात जाननी होगी कि बर्थ चार्ट एक्चुअली है क्या। बर्थ चार्ट इज एक्चुअली अ स्नैपशॉट ऑफ योर एंटायर लाइफ टेकन एट द टाइम व्हेन यू वर बोर्न। जिस टाइम आप पैदा हुए, जिस टाइम आपका बर्थ हुआ, उस टाइम डिफरेंट प्लैनेट्स, डिफरेंट स्टार्स की क्या पोजीशन थी और वो आपकी लाइफ पे क्या इंपैक्ट डालने वाले हैं। इस बर्थ चार्ट का आपसे क्या प्रॉमिस है, आपकी लाइफ में क्या घटने वाला है, ऑल दैट इज गोइंग टू बी क्लियरली विजिबल इन योर बर्थ चार्ट, दैट इज योर लग्न कुंडली। और उसके अंदर ये 12 हाउसेस हैं। अब इन 12 हाउसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। हर हाउस कुछ कहता है, हर भाव आपको आपकी लाइफ के किसी ना किसी एस्पेक्ट के बारे में बताता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एस्पेक्ट ऑफ द हाउसेस। अभी जो आपको 12 हाउसेस दिख रहे हैं, मैं अभी इनको यहां से हटा रही हूं ताकि हम एक एक हाउस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकें और आप समझ सकें कि हर हाउस का क्या मीनिंग है। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट हाउस। ये जो फर्स्ट हाउस है, इसको आपका असेंडेंट भी कहा जाता है, आपका लग्न भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसको पूरे चार्ट को लग्न कुंडली भी कहते हैं। तो लग्न जो आपका फर्स्ट हाउस है, वो आपसे क्या कहता है। मैंने जैसे आपको कहा कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ योर एंटायर चार्ट, क्योंकि ये वो हाउस है जो आपको दिखाता है आप कैसे होंगे, आपका अपीयरेंस कैसा होगा, लोग आपको कैसे परसीव करेंगे, हाउ वुड यू अपीयर टू अदर्स, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपको क्या अच्छा लगता होगा, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स, आप एज अ पर्सन किस तरह के होंगे। एवरीथिंग टू डील विद यू, योर हेल्थ, योर पर्सनैलिटी इज डिनोटेड बाय द फर्स्ट हाउस। तो पहला घर, फर्स्ट हाउस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज योर असेंडेंट, योर लग्न।
From here, if we move to the second house, सेकेंड हाउस अगेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है मनी. हम पैसा कितना कमाएंगे. लाइफ में जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो पैसा आप खुद अर्न करने वाले हैं, दैट इज डिनोटेड बाय द सेकेंड हाउस. सिर्फ पैसा ही नहीं, ये आपकी फैमिली को भी दिखाता है, आपके कुटुंब, आपकी फैमिली को दिखाता है, आपकी वाणी, आपकी कम्युनिकेशन को भी बताता है. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. मूविंग ऑन टू द थर्ड हाउस. थर्ड हाउस क्या बताता है? थर्ड हाउस आपके हार्ड वर्क का हाउस है. ये ऑनलाइन का हाउस है. ये हाउस आपको बताता है स्मॉल ट्रैवल्स के बारे में. ये हाउस थोड़ा सा टफ माना जाता है, थर्ड हाउस जो होता है, क्योंकि ये कठिन परिश्रम, एक्सट्रीम हार्ड वर्क को डिनोट करता है. इसलिए ये हाउस चार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा मुश्किल हाउस माना जाता है. मूविंग टू द नेक्स्ट हाउस अगेन इज अ वेरी ब्यूटिफुल हाउस. आपका फोर्थ हाउस. आपका फोर्थ हाउस जो है वो आपके फैमिली एनवायरनमेंट का है, आपकी मदर का हाउस है, आपके लैंड्स, आपकी प्रॉपर्टीज, आपके व्हीकल्स, आपके कंफर्ट. इसे राजगद्दी का हाउस भी कहा जाता है. तो दिस इज अ हाउस विच इज अगेन अ वेरी प्राइम हाउस. जिसका फोर्थ हाउस अच्छा है, उसकी लाइफ में कंफर्ट्स हैं, सुख हैं, माँ का सुख है, लाइफ के कंफर्ट्स हैं, लैंड्स, प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, सब चीजों का सुख हमें यहां से दिखता है. मैं एक चीज मिस कर गई थर्ड हाउस में. थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को भी बताता है. चलिए आगे चलते हैं फिफ्थ हाउस पे. फिफ्थ हाउस क्या दिखाता है? अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल, वेरी इंपॉर्टेंट हाउस. फिफ्थ हाउस आपकी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट करता है. आप ज्यादा पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, इंटेलिजेंट होंगे, या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, ये फिफ्थ हाउस डिनोट करता है. फिफ्थ हाउस ऑल्सो इज द हाउस ऑफ योर किड्स. आपकी संतान का घर है, आपके बच्चों का घर है. तो आपके बच्चे कैसे होंगे? आपसे प्यार करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, या आपको परेशान करने वाले हैं? किस तरह के बच्चे होंगे, उनकी लाइफ किस तरह की होगी, ये आपका संतान का घर भी है. ये घर आपके जॉयस का भी है, हैप्पीनेस का भी है, आनंद का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है. क्या चीज आपको खुशियां देती है उसका भी है. ये हाउस आपके हिडन टैलेंट्स का भी है, और ये हाउस आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी है. तो फिफ्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कुंडली में. ये बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है, बहुत लकी हाउस है. मूविंग ऑन टू सिक्स्थ हाउस. सिक्स्थ हाउस, थर्ड हाउस, जब मैंने आपको थर्ड हाउस बताया था तो बताया था थोड़ा सा टफ है. बिल्कुल थर्ड हाउस की तरह सिक्स्थ हाउस को भी थोड़ा टफ माना गया है. क्यों माना गया है? क्योंकि सिक्स्थ हाउस के लिए 3 वर्ड्स अपने माइंड में याद रख लीजिए: रोग, रिपु, ऋण. रोग डिजीजेस, रिपु एनिमी, एंड ऋण लोन. तो अगर आपके लाइफ में कोई डिजीज है, कोई एनिमी है, या कोई लोन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अगेन इट मेक्स योर लाइफ डिफिकल्ट. तो सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डिफिकल्टीज. तो रोग, रिपु, ऋण, ये आपकी जो लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, एनिमीज होते हैं, दुश्मन होते हैं, आपकी लाइफ के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स होते हैं, या फिर कोई बीमारी है, वो सब सिक्स्थ हाउस आपको बताता है. अब चलते हैं अगले हाउस में, हाउस नंबर 7. ब्यूटीफुल हाउस, 7th हाउस. क्यों? क्योंकि सब लोग जो हैं इस हाउस को लेकर काफी ध्यान रहता है उनका एज वी ग्रो अप. क्या है वो हाउस? ये हाउस है आपकी मैरिज का. तो आपकी मैरिज जल्दी होगी, लेट होगी, जल्दी होगी और लेट होगी. उसके अलावा आपका स्पाउस कैसा होगा, आपका पार्टनर कैसा होगा, उसकी नेचर कैसी होगी, आपसे उसकी बनेगी नहीं बनेगी. जब हम मैच मेकिंग करते हैं, दो हस्बैंड वाइफ होने वालों की कुंडली मिलाते हैं, तो हम लोग तब देखते हैं कि 7th हाउस की क्या आपस में कंपैटिबिलिटी है. तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज द हाउस ऑफ मैरिज. एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ बिजनेस. तो आपका बिजनेस कैसा होगा, किस फील्ड में बिजनेस आपको करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा, अच्छा रिटर्न देगा, आपके लिए बिजनेस अच्छा है भी या नहीं है, आपके बिजनेस पार्टनर्स कैसे होंगे, पार्टनरशिप्स कैसी चलेंगी, आपके लिए फ्रूटफुल होंगी या आपको अवॉइड करना चाहिए पार्टनरशिप, ये सब 7th हाउस से पता चलता है. इसी से मुझे एक पॉइंट और याद आता है. हाउस नंबर 6 से हमने रोग, रिपु, ऋण की बात की, पर ये हाउस ऑल्सो इज द हाउस ऑफ योर जॉब. इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ सर्विस
एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ये 3 चीजें भी आप लिख लीजिएगा। 6th हाउस आपको बताता है आपकी जॉब, सर्विस सेक्टर एंड ऑल्सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। 7th मैंने आपको बता ही दिया, इट इज द हाउस ऑफ मैरिज, ऑफ बिजनेस, ऑफ पार्टनरशिप्स। 8th हाउस जैसे कि मैंने आपको 3rd में बताया था, एक 6th में बताया था कि टफ हाउसेस हैं। 8th हाउस से भी लोग डरते हैं क्योंकि इट इज कॉल्ड द हाउस ऑफ सडन लॉस एंड समटाइम्स सडन गेन ऑल्सो, बट ज्यादातर डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम, सडन लॉसेस इससे देखे जाते हैं, डेथ एंड समटाइम्स किसी तरह की मेजर थेफ्ट्स, कोई आपकी लाइफ में सडन बहुत मेजर प्रॉब्लम्स, ये सब 8th हाउस लेके आता है। बट 8th हाउस इज ऑल्सो द हाउस ऑफ मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ मिस्ट्री, इट इज समथिंग विच इज अनरेवल्ड, इट इज सो डीप। तो एस्ट्रोलॉजी का हाउस भी 8th हाउस माना जाता है। अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो आपका 8th हाउस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मूविंग ऑन टू 9th हाउस। 9th हाउस इज अ ब्यूटिफुल हाउस, जस्ट लाइक हाउस नंबर 5। जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज हाउस ऑफ योर हाउस 5 आई टोल्ड यू अबाउट द हाउस ऑफ एजुकेशन, योर प्लेजर्स। 9th हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक, आपके भाग्य का घर है। और आपके भाग्य का घर ऑल्सो इज द हाउस ऑफ योर गुरु, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स, एंड इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ योर फादर, आपके पिताजी। आपको अपने फादर का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना सपोर्ट मिलेगा उनसे, आपको भाग्य का कितना सहारा मिलेगा अपनी लाइफ में, आपको चीजें आसानी से मिल जाएंगी या बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको टीचर्स, आपके मेंटोर्स कैसे मिलेंगे, ये सब आपको 9th हाउस बताता है। इसके आगे हम चलते हैं 10th हाउस। 10th हाउस इज द हाउस ऑफ कर्म, इसको कर्म भाव भी कहा जाता है। और कर्म मतलब स्टाइल ऑफ वर्क, आप किस तरह से काम करना पसंद करते हैं। आपके काम करने का स्टाइल बहुत हार्ड वर्किंग है, आप काम से बहुत जुड़कर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर करते हैं, या आप लेड बैक हैं, आप काम करना ज्यादा पसंद नहीं करते, लेजी हैं अपने काम को लेकर, आप अपने काम में बहुत अग्रेसिव हैं, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं, या फिर आप अपने काम में बहुत मदरली फीलिंग रखते हैं, बहुत ज्यादा होम एनवायरनमेंट की तरह अपने काम को करते हैं। ये सब आपका 10th हाउस बताता है। एंड इट हैज अ वेरी डीप कनेक्शन विद द जॉब और बिजनेस यू आर डूइंग, क्योंकि चाहे आप जॉब करें चाहे बिजनेस करें, कर्म आपका दोनों ही जगह होगा। तो आपके कर्म करने का स्टाइल क्या होने वाला है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वो 10th हाउस बहुत अच्छे से बताता है। जब हम 11th हाउस पे आते हैं तो अगेन 11th हाउस एक बड़ा ही ट्रिकी हाउस है। ट्रिकी हाउस क्यों? क्योंकि ये अच्छा भी है और कुछ तरह से बुरा भी। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ डिजायर फुलफिलमेंट, इच्छा पूर्ति का घर। अब इच्छा पूर्ति तो अच्छी होती है, हम सब डिजायर्स फुलफिल करना चाहते हैं इस लाइफ में, हमारी बहुत सारी डिजायर्स हैं, हम चाहते हैं दैट वी शुड बी एबल टू फुलफिल ऑल ऑफ देम। बट अगेन ये डिजायर फुलफिलमेंट ही एट टाइम्स हमारी प्रॉब्लम्स का कारण भी बन जाता है। यही रीजन बन जाता है कि कई बार हम परेशान रहते हैं लाइफ से, क्योंकि हमारी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी डिजायर्स हैं, और कई बार हमारी डिजायर्स जेन्युइन होती हैं और कई बार अनरीजनेबल होती हैं। तो ये घर हमारी प्रॉब्लम्स का भी बन जाता है। बट इट इज अगेन अ मिक्स्ड हाउस, जहां पे आपकी इच्छा पूर्ति भी होती है, साथ में आप उसकी वजह से पेन भी पाते हैं, परेशानी भी पाते हैं। ऑल्सो इट इज द हाउस ऑफ योर सोशल सर्कल, आपका नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, उनका हाउस भी 11th हाउस ही होता है। एंड द लास्ट हाउस, दैट इज हाउस नंबर 12। 12th हाउस इज अगेन वन हाउस जिससे लोग बहुत घबराते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हाउस ऑफ डेथ, फाइनलिटी, मोक्ष का कहा जाता है। कुछ प्रॉब्लमैटिक एरियाज भी इस हाउस में शो होते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल, जेल, एक्सट्रीम एक्सपेंसेस, जो भी आपका खर्चा है सब कुछ इस हाउस से शो होता है। तो ये हाउस भी कुछ हद तक प्रॉब्लम्स दिखाता है। एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो द हाउस ऑफ फॉरेन लैंड, तो जो लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं, बाहर जाते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, ये हाउस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके चार्ट में डिसाइड करने के लिए कि आपके फॉरेन जाने के कितने हाई चांसेस हैं, आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, या आपका इंटरेस्ट होगा उसमें, आपके कितने हाई चांसेस उसमें बनेंगे। ये हाउस उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी मैंने आपसे बर्थ चार्ट को सिर्फ
बेसिक्स डिस्कस किए कि ये चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं और ये हाउसेस हमें क्या बताते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कौन सी राशि होगी किस हाउस में, और इसमें कौन सा प्लैनेट, जो 9 ग्रह हमारी लाइफ पे इंपैक्ट करते हैं, वो कहां कहां बैठेंगे। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस मूविंग अहेड। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हुए ये जो 12 हाउसेस हैं हमने समझ लिए हैं, ये क्या कहते हैं वो भी हमने समझ लिया है। अब एक्चुअल कुंडली में ये किस तरह से वर्क करता है, तो मैं ये सारे हाउसेस जो लिखे हैं वो भी डिलीट कर रही हूँ, आपके सामने से हटा रही हूँ। क्यों हटा रही हूँ? क्योंकि आपकी जो कुंडली है आपके पास, उसमें ये हाउस नंबर्स नहीं लिखे होंगे। जो कुंडली आपके पास है उसमें ये हाउस नहीं लिखे होंगे। आपकी कुंडली में क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा। ये आपके सामने एक सैंपल कुंडली है, ये जो है ये एक सैंपल कुंडली है। आपकी कुंडली कुछ इस तरह से दिखेगी। तो ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं 7, 8, 9 एंड सो ऑन, ये आपके हाउस नंबर नहीं है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ये हाउस नंबर कौन सा होता है? फर्स्ट। ये कौन सा होता है? सेकंड एंड सो ऑन, है ना। तो जो नंबर्स, लेकिन ये हाउस नंबर्स किसी की कुंडली में लिखे नहीं होते। उसका रीजन क्या है कि हाउसेस हमें पता होने चाहिए। अगर हम एक कुंडली को एनालाइज कर रहे हैं, आप खुद सीख रहे हैं या आपके एस्ट्रोलॉजर कर रहे हैं, तो दे वुड नो कि कौन सा हाउस कहां पर होता है। ये हाउस नंबर कहीं भी लिखे नहीं होंगे आपकी कुंडली में, ठीक है। आपकी कुंडली में क्या लिखा होगा? उसमें लिखा होगा ये नंबर्स। अब यहां पे हम आते हैं, पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहती हूं। तो सपोज अभी ये ब्लैंक कुंडली है, ठीक है। हाउसेस हम जान चुके हैं, हमें पता है ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड है एंड सो ऑन, एंटी क्लॉकवाइज हम लोगों ने ये सारे हाउसेस समझे। अब आपकी कुंडली के अंदर इस ब्लैंक कुंडली में क्या लिखा होगा? हो सकता है मेरी कुंडली में यहां 7 लिखा हो, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद 13 नहीं, 12 के बाद वापस से 1 आएगा, क्योंकि कितने हाउसेस हैं? 12 हाउसेस हैं। और कितनी राशियां हैं? राशियां भी 12 ही होती हैं, 12 राशियां होती हैं। तो अभी हम उस पे आ रहे हैं। तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज ये मेरा चार्ट है, मेरे फर्स्ट हाउस में 7th राशि है, जो कि एक्चुअली है इस तरह से, ठीक है। पर जरूरी नहीं है आपके चार्ट में ऐसा हो। आपका चार्ट हो सकता है 7 से ना शुरू हो रहा हो, आपके चार्ट में कंप्लीटली कोई डिफरेंट नंबर लिखा हो सकता है आपके चार्ट में यहां पर नंबर 3 लिखा हो। अगर 3 लिखा है तो फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बाद वापस से 1, 2, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ट में नंबर होंगे। अब ये जो नंबर चार्ट में दिखते हैं, पहले वाला अगर आपको याद हो मैंने रोमन न्यूमरल्स में लिखा था कि ये हाउस नंबर 1 है, हाउस नंबर 2 है, हाउस नंबर 3 है, वो सेम रहेगा हम सबका, मेरा आपका किसी का भी सेम हाउसेस हैं। लेकिन ये जो नंबर है ये डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हमारी लाइफ डिफरेंट है, हमारे स्टार्स डिफरेंट है, हमारे प्लैनेट्स की प्लेसमेंट डिफरेंट है, तभी तो हम सबकी लाइफ एक डिफरेंट कंप्लीट टेंजेंट पे चलती है। तो चार्ट अगर सबका सेम होगा तो फिर कैसे डिफरेंट एनालिसिस होंगे सब चार्ट्स के। तो हम सबकी राशियां अलग अलग प्लेसमेंट पे होती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपके असेंडेंट कौन सा था? हाउस नंबर 1, उसमें कौन सी राशि लिखी है। वो राशि अगर हमें पता है तो हमें पता चल जाएगा कि 12 घर में कौन सी राशि है। मैंने बताया कि ये लिखा नहीं होगा, आपका हाउस नंबर नहीं लिखा होगा, सिर्फ राशि नंबर लिखा होगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन आया, उसकी यहाँ पे लिखा था 12, तो उसका सेकंड हाउस में क्या हो जाएगा? 12 के बाद 13 नहीं, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ये नंबर्स जो अब लिखे हैं ये हाउस नंबर तो है नहीं, मैंने आपको बताया ये राशि नंबर है। और ये राशि कौन सी होती हैं? ज़ोडिएक साइंस कौन से होते हैं? ये होते हैं, फर्स्ट आपका होता है एरीज, जिसको हम हिंदी में मेष राशि कहते हैं। सेकंड होता है आपका टॉरस, जिसको हिंदी में वृषभ राशि कहते हैं। इसी तरह से थर्ड जेमिनाई, आपका फोर्थ, हम चलते जाएंगे आगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे शो कर रही हूं, यहां पर आप देख सकते हैं। इसको हटा देते हैं अभी। अब जरा आप इस पे देखेंगे तो फर्स्ट आप देख रहे हैं मेष राशि एरीज, सेकंड आपकी वृषभ हो गई टॉरस, थर्ड आपकी मिथुन राशि जेमिनाई, फोर्थ कर्क कैंसर, फिफ्थ सिंह राशि लियो, सिक्स्थ कन्या राशि दैट इज इन इंग्लिश कॉल्ड वर्गो,
तुला को लिब्रा कहते हैं, वृश्चिक स्कॉर्पियो, धनु सैजी, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, कुंभ राशि एक्वेरियस, मीन राशि पाइसिस। ये 12 राशियां आप देख रहे हैं, नंबर 1 से 12, 1 to 12, दे आर इन ऑर्डर। आपको ऑर्डर में ही याद रखना है। आप 1 बोलेंगे राशि नंबर 1 तो आपको पता होना चाहिए मेष ही है। राशि नंबर 7 बोलेंगे तो पता होना चाहिए वो तुला ही है, लिब्रा ही है। राशि नंबर 9 बोलेंगे तो पता होना चाहिए वो धनु राशि है, साजी ही है। तो इस तरह से ये जो 12 राशियां हैं, 12 साइंस, दे आर इन ऑर्डर, उसी ऑर्डर में आपको याद होना चाहिए। और यहां पर जब आप इस चार्ट को देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वाला जहां पे लिखा है, दिस इज नंबर 1 राशि, दैट इज मेष राशि, एरीज। ठीक है। और अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चार्ट में, ये एक सैंपल चार्ट है आप लोगों को समझने के लिए। सपोज एक पर्सन आते हैं, उनका ये चार्ट है, ठीक है। उनके चार्ट में फर्स्ट हाउस तो आपको पता ही है, लिखा नहीं होगा पर आपको पता है फर्स्ट हाउस ये है। फर्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं? जुपिटर बैठे हैं। और कौन सा नंबर लिखा है? 7 नंबर लिखा है। 7 नंबर आपको पता है इस चार्ट से कौन सी राशि होती है? तुला राशि होती है। इसका मतलब इस पर्सन की लग्न कुंडली के लग्न की राशि कौन सी है? तुला राशि है। ठीक है। इनका लग्न कौन सा है? तुला लग्न है इनका। असेंडेंट इज लिब्रा, राइट। तो क्योंकि फर्स्ट हाउस की राशि जो है वो हमें बताती है कि हमारा जो लग्न है वो कौन सी राशि का है, तो तुला लग्न है इस पर्सन का। और ऐसे ही 7 के बाद हम एंटी क्लॉकवाइज राशि बढ़ाते जाते हैं। 7 के बाद 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सैंपल चार्ट के अंदर राशि। मैंने आपको पहले लास्ट स्लाइड में अभी समझाया है कि यहाँ पर इस पर्सन का 7 है, आपका यहाँ पे 3 हो सकता है तो वो 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चलेगा। किसी और का 10 हो सकता है। 1 से 12 तक कोई भी नंबर आपके कुंडली में यहाँ हो सकता है। आप अपनी कुंडली निकाल कर देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा है। जो भी नंबर लिखा है उससे कॉरेस्पॉन्डिंग आप इस चार्ट में देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी लग्न राशि है, लग्न में कौन सी राशि है। पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो अब मैं आपको यहां पर बताने जा रही हूं, विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो है कि यहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस में केतु है, फोर्थ में सैटर्न है, फिफ्थ खाली, सिक्स्थ खाली, सेवेंथ में 2 प्लैनेट्स बैठे हैं साथ में, मून एंड मार्स, एट्थ खाली है, नाइन्थ में राहु है, 10th में मर्करी एंड वीनस इकट्ठे बैठे हैं, 11th में सिर्फ सन है और 12th अगेन खाली है। ठीक है। तो पहली चीज आपको ये समझनी जरूरी है कि इस चार्ट में जैसे प्लैनेट्स बैठे हैं आपके या मेरे चार्ट में ऐसे नहीं बैठे होंगे। कोई और चार्ट जैसे आपका चार्ट होगा, हो सकता है वहां पे जुपिटर के साथ सैटर्न भी बैठे हो सकता है ना जुपिटर हो ना सैटर्न हो, कोई भी प्लैनेट ना हो इसके अंदर। हो सकता है यहां पर ना जुपिटर हो ना सैटर्न हो, या कोई भी प्लैनेट की जगह सिर्फ मून बैठे हो। तो बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं वो कहां बैठे होंगे आपके चार्ट में, ये आप अपनी कुंडली को देखकर पता लगा सकते हैं। हर एक की कुंडली के अंदर अलग जगह डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे होते हैं, उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगी। बट बिफोर मैं आपको ये समझाऊं, आपको एक चीज और पता होनी जरूरी है कि आपकी सही राशि है क्या। पता है आपको आपकी सही राशि क्या है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि काफी सारे लोग सन साइंस जब देखते हैं, सन साइंस क्या होता है? सन जो होता है, सूर्य जो प्लैनेट है हमारा, एक राशि में ऑलमोस्ट 1 महीने तक रहते हैं। ठीक है। तो सन साइन जो होता है वो 1 महीने के दौरान, उस पर्टिकुलर मंथ में जितने भी लोग पैदा होते हैं उन सबको वी पुट देम अंडर 1 सन साइन। ठीक है। जैसे अगस्त 22 से सितंबर 22 के अराउंड का जो पूरा एक मंथ होता है उसको हम वर्गो कहते हैं। जैसे मेरा सन साइन वर्गो है क्योंकि मेरा बर्थ 6 सितंबर को हुआ, तो वो 22 अगस्त या 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में पड़ता है। तो इस 1 मंथ के पूरे ड्यूरेशन को हम वर्गो सन साइन या कन्या सन साइन कहते हैं। तो अक्सर लोग क्या गलती करते हैं कि इस सन साइन को ही अपनी, अब हम वर्गो को हिंदी में कन्या कहते हैं, जैसे आपको यहां दिख रहा है ये कन्या राशि है, ये वर्गो, तो वर्गो को हिंदी में कन्या कहते हैं। तो जब तक मुझे ये साइंस के बारे में नहीं पता था, एस्ट्रोलॉजी के बारे में डिटेल्स में नहीं पता था, तब तक मैं भी यही सोचती थी बचपन में कि मेरा सन साइन तो वर्गो है, तो मैं वर्गो को पढ़ लेती थी अपना, कहीं भी मैंने देखा अपना हॉरोस्कोप वर्गो है, ठीक है,
आज मेरे साथ ये होने वाला है, और कहीं पे और में कन्या में लिखा होता था तो मैं वहां वो पढ़ लेती थी। लेकिन द फैक्ट इज कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नहीं होता। जो भी आप इतने प्रिडिक्शंस यूट्यूब पे न्यूज़पेपर में या कई जगह पढ़ते हैं, वहां क्लियरली मेंशन्ड होता है कि दीज प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मून साइन। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोस्ट ऑफ द टाइम द प्रिडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मून साइन एंड नॉट द सन साइन। ऐसा क्यों? क्योंकि सन जो है वो एक राशि में ऑलमोस्ट एक पूरे महीने तक रहता है, वेयर एज मून बहुत जल्दी जल्दी राशि बदलता है। इसलिए जो मून है वो आपको मच मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। अब एक महीने में इतने सारे लोग पैदा हुए तो सब एक जैसे तो नहीं है। हाँ, सन साइंस डेफिनेटली आपको आपके एट्रीब्यूट्स, आपके ट्रेट्स जरूर बताता है, जिसके अंदर आपको बहुत मिलते जुलते लगेंगे। जैसे कि मेरा वर्गो है सन साइन, तो मेरे और वर्गोस में भी वही क्वालिटीज, वही ट्रेट्स, वही एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे जो मेरे में है। लेकिन मेरी लाइफ जर्नी और उनकी लाइफ जर्नी बिल्कुल डिफरेंट है। उसका रीजन ये है कि मेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर जो ये कुंडली निकली है, उसके अंदर मून साइन के थ्रू जब मैं स्टडी करूंगी अपने बारे में, तो वो कंप्लीटली एक डिफरेंट लाइफ पाथ शो करेगा एज कंपेयर टू दूसरे किसी पर्सन की, जो कि वो भी वर्गो हो सकता है। तो सन साइन और मून साइन दो अलग चीजें हैं। तो सन साइन जो आपने देखा, जो एक पूरे मंथ में एक पर्सन फॉल कर रहा है कि इस मंथ, इस डेट से इस डेट के बीच में आपका बर्थडे आ रहा है और ये आपका है, वो आपका सन साइन है। लेकिन अगर आप कोई प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन मून साइन देख रहे हैं, वो मच मोर एक्यूरेट है। और आपको पता कैसे लगा रहा है कि आपका मून साइन क्या है? दो तरीके हैं। एक तो अगर आप आलसी हैं, समझना नहीं चाहते उस चीज को, तो सिंपल जाइए गूगल पे टाइप कीजिए कि व्हाट इज माय मून साइन। उसमें वो आपसे डेट ऑफ बर्थ, आपका टाइम ऑफ बर्थ और आपका प्लेस ऑफ बर्थ डालने के लिए कहेगा। आप फिल कीजिए, वो आपको कैलकुलेट करके बता देगा आपका मून साइन है कैप्रिकॉर्न, जैसे कि मेरा है। ठीक है, मेरा मून साइन है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, पर मेरा सन साइन क्या है? वर्गो। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सन साइन और मून साइन सेम निकल के आ जाए। ठीक है, अब लेकिन अगर आप खुद जानना चाहते हैं अपनी कुंडली से कैसे आप निकाल सकते हैं मून साइन, तो विच इज वेरी इजी। आप यहाँ पे देख रहे हैं नीचे कुंडली। अब काफी हद तक आप समझ चुके हैं कुंडली को, कि कुंडली के ये 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं, उसमें प्लैनेट्स अलग अलग किसी भी हाउस में प्लेस्ड हो सकते हैं। अब आपने देखना है कि आपका मून कौन से हाउस में प्लेस्ड है। ठीक है, मून आपने देख लिया 7th हाउस में प्लेस्ड है। हाउस इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी राशि इंपॉर्टेंट है। तो मून यहाँ पे कौन सी राशि में बैठे हैं? राशि नंबर 1। 1 राशि किसकी है? मेष, एरीज। तो इस पर्सन का मून साइन क्या होगा? होगा एरीज। ठीक है, तो आप डेली टाइम्स कभी पढ़ते हो तो उसमें आप देखेंगे हर रोज हॉरोस्कोप प्रेडिक्शंस आती हैं। मैं जब तक नहीं जानती थी तो मैं बहुत इजीली, क्योंकि मेरा सन साइन वर्गो है, तो मैं भी उसमें सीधा वर्गो देखती थी और बड़ी खुश हो जाती थी, अच्छा ये होने वाला है, या दुखी हो जाती थी, अच्छा ये आज बुरा होने वाला है। लेकिन द फैक्ट इज कि वहां पर अगर आप अपने जो साइंस है, जोडियाक साइन से पहले 4 लाइनें पढ़ेंगे, जो कि 90% जनता नहीं पढ़ती है, अगर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि लिखा है उसमें क्लियरली दैट द प्रेडिक्शंस आर बेस्ड ऑन मून साइन। तो अगर आप उसको सन साइन समझकर आज तक अपनी प्रेडिक्शन देखते आ रहे हैं, तो वो कंप्लीटली रॉन्ग है, वो आप गलत प्रेडिक्शंस देख रहे हैं। आपको उसको क्या करना है? सिंपली पहले देखना है आपका मून साइन क्या है, चाहे वो आप गूगल से कैलकुलेट करें, चाहे अपनी कुंडली निकालें और देखिए कि आपका मून किस राशि में बैठा है। जैसे यहाँ राशि नंबर 1 में बैठा है, आपका मून हो सकता है सपोज यहाँ बैठा हो, आपकी कुंडली में यहाँ ना बैठा हो और यहाँ बैठा हो, तब क्या करेंगे? नंबर 6 देख लेंगे आप कि नंबर 6 कौन सी है? कन्या, वर्गो हो जाएगा आपका मून साइन। अगर सपोज ना यहाँ बैठा है या ना यहाँ बैठा है, सपोज आपका मून बैठा है यहाँ पे, तो आप देखेंगे 8 नंबर राशि में बैठा है, तो आप 8 नंबर देख लेंगे। वृश्चिक, स्कॉर्पियो आपका मून साइन हो जाएगा, फिर आपको स्कॉर्पियो का प्रिडिक्शन देखना होगा, वो आपसे मैच करेगा। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि आप प्रिडिक्शन जो भी देख रहे हैं कभी अपने लिए, 2024 मेरे लिए कैसा होगा, अरे आप कम से कम सही राशि देखें। हो सकता है आप कंप्लीटली डिफरेंट चीज देख रहे हैं, सन साइन देख रहे हैं और प्रिडिक्शन मून साइन की पढ़ रहे हैं, तो वो गलती आप ना करें। इस वीडियो के बाद आपको पता होना चाहिए आपका सही मून साइन क्या है,
आप अपनी कुंडली से निकाल कर भी चेक कीजिए और उसको डबली चेक करने के लिए गूगल कैलकुलेटर से भी चेक कीजिए, फाइंड आउट माय मून साइन, वो कैलकुलेटर देगा आपको, डिटेल्स डालिए एंड यू कैन मैच द टू एंड बी श्योर कि ये मेरा मून साइन है। और फिर जब भी कोई प्रेडिक्शन देखे किसी एस्ट्रोलॉजर की तो ये जरूर देख ले कि वो मून साइन के बेसिस पर प्रेडिक्शन दे रहा है, जो 99.9% आपको यही मिलेगा कि प्रेडिक्शंस मून साइन पे होती है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सारी। ये जानने के बाद एक लास्ट चीज जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने चाह रही हूं, आपने ये समझ लिया कि ये हमारे 12 घर हैं, ये समझ लिया कि ये हमारी राशियां हैं जो किसी भी तरह से हमारी कुंडली में प्लेस्ड हो सकती हैं। मैंने ये आपके लिए एक सैंपल पर्सन की कुंडली ली है। इसके अंदर इसके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, तो ये जो प्लैनेट्स अलग अलग प्लेस्ड होते हैं ये भी कुछ कहते हैं, ये कुछ हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? अब जैसे अगर किसी के जुपिटर फर्स्ट हाउस में है, मैंने आपको बताया फर्स्ट हाउस किसका है? आपका है, आपकी पर्सनालिटी का, आप किस तरह के पर्सन हैं, लोगों को कैसे दिखेंगे, ठीक है, आपकी हेल्थ का, आपकी इंटेलिजेंस, ये सब फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस में अगर जुपिटर बैठ गया, जिनको हम गुरु कहते हैं हिंदी में, जुपिटर जो है हेवीएस्ट प्लैनेट है, बिगेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, हम जानते हैं, राइट। तो ये जो जुपिटर है ये हेवीएस्ट प्लैनेट होने की वजह से कई बार ऐसे जो नेटिव्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके फर्स्ट हाउस में जुपिटर हो, वो देखने में थोड़े हैवी हो सकते हैं, वेट उनका ज्यादा हो सकता है। दूसरा, जुपिटर क्या करता है? फर्स्ट हाउस में बैठकर आपको सांस की बीमारी दे सकता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स देते हैं जुपिटर। जुपिटर जो गुरु होने की वजह से इनमें बहुत विजडम होता है, ऐसे लोग बहुत वाइज होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, सब लोगों को एक अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, गुड एडवाइजर्स होते हैं। तो इस तरह के होते हैं जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले लोग। वहीं अगर हम देखें तो केतु जो है वो थर्ड हाउस में बैठे हैं। अब केतु क्या करते हैं? केतु की फिलॉसफी है लेट गो, छोड़ दो, जाने दो। और मैंने आपको बताया थर्ड हाउस किसका था? हार्ड वर्क का। तो केतु कहेगा हार्ड वर्क जाने दो, मुझे नहीं करना, हार्ड वर्क से दूर हो जाएगा पर्सन, लेजी बन जाएगा। पर हाँ, ऐसा पर्सन हो सकता है स्मार्ट वर्क में बिलीव करता हो, हार्ड वर्क ना करे पर स्मार्ट वर्क कर सकता है। वहीं सैटर्न जहां फोर्थ हाउस में बैठ जाते हैं, तो सैटर्न क्या करते हैं? सैटर्न की फिलॉसफी है चीजों में डिले करना। आपने सुना होगा शनय शनय शनि, मतलब धीरे धीरे। शनि देव जो है, जो सैटर्न इंग्लिश में जिनको हम कहते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बहुत स्लो है इनकी स्पीड, तो ये रिजल्ट्स भी धीरे धीरे देते हैं, हर चीज में डिले कराते हैं। साथ में ये बहुत न्यायप्रिय हैं, ठीक है, इनको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो ये जस्टिस चाहते हैं, जिस भी चीज में जहां पे बैठेंगे वहां जस्टिस चाहते हैं। साथ में ये स्ट्रगल्स और प्रॉब्लम्स भी देते हैं। तो ये सैटर्न क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, फोर्थ हाउस आपके होम एनवायरनमेंट का है, मदर का है, ठीक है, व्हीकल्स और लैंड का है। तो यहां पर क्या होता है, सैटर्न जो है रिजल्ट स्लो कर देंगे, प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, फैमिली एनवायरनमेंट में कुछ कलह कलह स्ट्रगल्स दे सकते हैं। साथ ही सैटर्न जो है वो बोन्स और स्टमक की प्रॉब्लम देते हैं। तो क्योंकि ये मदर का हाउस है तो मदर को बोन्स और स्टमक की प्रॉब्लम आ सकती है सैटर्न की वजह से। यहाँ पे आपकी मदर को, जो मतलब ये जिसकी भी कुंडली है उसकी मदर को, जिसकी भी कुंडली में फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा है उनकी मदर को। फिर आपका यहाँ पे आप देख रहे हैं मून और मार्स बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में। तो ये कौन सा हाउस है आपका? ये आपके स्पाउस का हाउस होता है, आपकी मैरिज हाउस है, बिजनेस पार्टनरशिप का हाउस है, ठीक है। मून किस तरह का प्लैनेट है? मून प्लैनेट है इमोशंस का, माइंड का, ठीक है। एक तो जो मून अगर यहाँ बैठा है तो इसका मतलब क्या है? आपके स्पाउस बहुत इमोशनल होगा। साथ में मून के अंदर एक और चीज है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बहुत ज्यादा, है ना। कोई वेव्स आपने सुना होगा, मून के फेजेस आते हैं, जो वेव्स भी उससे हम देखते हैं किस तरह से लिंक्ड है, सी वेव्स, ठीक है। तो मून एक इमोशंस रिलेटेड प्लैनेट है। तो क्योंकि इसके अंदर फेजेस इतने अलग अलग आते रहते हैं, फुल मून, हाफ मून, नो मून, सब कुछ जो आता रहता है, इसी तरह आपकी लाइफ में, आपकी मैरिटल लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, ठीक है। ऐसी मार्स जो है वो अग्रेसिव प्लैनेट है, ठीक है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, ठीक है। मार्स इज रेडी फॉर दैट, रेड कलर्ड प्लैनेट। तो मार्स होने की वजह से इट कैन बी दैट योर पार्टनर इज अग्रेसिव, ठीक है, थोड़ा गुस्से वाले, एंग्री नेचर के हो सकते हैं। बट साथ ही क्योंकि मून प्रेजेंट है तो इमोशनल भी होंगे एट द सेम टाइम। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं किसी कुंडली को। सन आप देख रहे हैं 11th हाउस के अंदर बैठे हैं। 11th हाउस इज द हाउस ऑफ योर डिजायर फुलफिलमेंट, आपके सोशल सर्कल का है, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स का है। तो सन क्या है? किंग है,
चमकते हैं जहां जाते हैं। तो आप भी अपने सोशल सर्कल में बहुत फेमस होंगे, पार्टी की जान होंगे, फेमस होंगे, चमकेंगे, उसके अंदर डिजायर्स फुलफिलमेंट होंगी आपकी अच्छी। ऐसे ही राहु बैठ जाते हैं अगर आपके 9th हाउस में, 9th हाउस आपके फादर का है, गुरु का है, आपके भाग्य का है। तो राहु क्या करता है, किसी भी जगह जहां बैठता है वो उस जगह के साथ आपकी अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा करा देता है और साथ में डिसअपॉइंटमेंट भी देता है। तो आप अपने फादर से, मेंटोर से अटैच तो बहुत ज्यादा होंगे, बट साथ ही साथ कोई ना कोई उस रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट होगी, वो फुलफिलमेंट नहीं होगी, जो एक पूरापन होता है वो नहीं होगा। उसका क्या रीजन है, क्योंकि राहु और केतु जो है दोनों हाफ हैं, वो कंप्लीट खुद ही नहीं है, वो खुद ही पूर्ण नहीं है। तो वो इसलिए जहां भी बैठते हैं उस हाउस से रिलेटेड आपको एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है, ठीक है। और राहु केतु की स्टोरी हम डिटेल में आगे एक वीडियो में मैं आपको जरूर डिस्कस करूंगी कि क्यों ये आए हैं और क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स देते हैं ये, ठीक है। मरकरी एंड वीनस जो है ये आप देख रहे हैं आपके कर्म भाव में बैठे हुए हैं। कर्म भाव आपका 10th हाउस जो है, 10th हाउस ये आपका बताता है कि आपका काम करने का तरीका क्या होगा। मरकरी जो है इज दी प्लैनेट ऑफ बिजनेस, प्लैनेट ऑफ ब्रेन, बहुत फास्ट माइंड जिनका काम करता है मरकरी वो हेल्प करता है। बेसिकली फास्ट मूविंग प्लैनेट है मरकरी, इसलिए ऐसे लोगों का जो काम करने के अंदर दिमाग बहुत चलेगा, ऐसे लोग बिजनेस ज्यादा करना चाहेंगे, क्योंकि मरकरी जहां पे होता है वो बिजनेस आइडियाज बहुत देता है, फास्ट चलता है, फास्ट आइडियाज देता है, बहुत सारे आइडियाज देता है। और वीनस आपको लग्जरी और कंफर्ट्स दिखाता है लाइफ में। तो जहां वीनस बैठ गए अगर काम के भाव में, तो इसका मतलब आपके काम करने की जगह लग्जूरियस होगी, ग्रैंड होगी, जो लोगों को लगेगी कि हाँ भाई ये कोई ब्रांडेड जगह है, कोई अच्छी लग्जूरियस जगह है। और अगर आप ऐसी जगह नहीं कर रहे तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने को इस तरह के काम में इन्वॉल्व करें which deals with high-end products, branded products, luxurious things. आपका ऑफिस भी 5 स्टार luxurious होना चाहिए। This will give you better income, better resources, better money and better inflow in your work. तो इस तरीके से ये एक मैंने आपको क्विक अंडरस्टैंडिंग दी है आप चार्ट को कैसे देखते हैं। ऑब्वियसली दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये हम बहुत ही अभी हमने ऊपर ऊपर से समझा है, ये बहुत ही डीप साइंस है। एस्ट्रोलॉजी ब्यूटीफुल साइंस है, बहुत ही टेक्निकल है एंड इट नीड्स डीप रिसर्च टू रियली अंडरस्टैंड द डेप्थ्स। अभी तो हमने बात नहीं की जो राशिज है इनके लॉर्ड्स कहाँ कहाँ बैठे हैं, कैसे ये इंपैक्ट करते हैं। और कंजंक्शन जब 2 प्लैनेट साथ बैठ जाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा भी बैठ सकते हैं, 3 4 5 प्लैनेट्स भी एक साथ बैठ सकते हैं, उनका इंपैक्ट किस तरह से होता है कुंडली में, आपकी दशाएं क्या होती हैं, इस टाइम आपकी लाइफ में क्या टाइम चल रहा है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स जो आपकी कुंडली को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हम धीरे धीरे आगे के वीडियोस में जरूर समझेंगे। आई होप आज तक का आपको वीडियो के अंदर पूरी क्लैरिटी होगी और आज के बाद आप अपनी कुंडली का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूर कर पाएंगे। जब आप आज अपनी जाके कुंडली देखें तो जरूर ट्राई करें कि इन चीजों को आप समझ पाएं और एटलीस्ट अपने मून साइन को जरूर जान लें, ताकि आगे की जो भी प्रेडिक्शंस आप पढ़ें किसी भी चैनल पे वो आपको सही पता हो, आप अपने से सही से रिलेट कर रहे हो। थैंक यू सो मच।